यस सर, जितने भी सीए फाइनल वाले बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट आ रहा है जनवरी 26, हमारा चालू है ओटीएम सीरीज। इस ओटीएम सीरीज के अंदर में हम आपके 15 से 20 मार्क को इंश्योर करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग सिर्फ टोटल इनकम के क्वेश्चंस को ले रहे हैं। ओटीएम सीरीज 1 पार्ट ए मैंने ऑलरेडी मेरे सीए विजय साडा यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया था एंड उससे बहुत सारा प्यार मिला, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूं, आप ये टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ, और बेहतरीन क्वेश्चन ही सिर्फ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन को ईमानदारी से पूरे सॉल्व कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन को हम जेन्युइनली ऑडिट कर रहे हैं, जो बहुत इजी है, जिसमें से सिर्फ एक या दो एडजस्टमेंट अलग अलग है। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये 2 सीरीज देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले का पार्ट 1 जरूर देख लीजिए इस पूरी टोटल इनकम के सीरीज का। और चलिए मिलकर के आपके लिए मेक श्योर करें कि ये जो जनवरी 26 हो ये आपका आखिरी अटेम्प्ट हो। मैं सभी बच्चों को बहुत ईमानदारी से बोलता हूं कि आप सिर्फ एक काम करो, आप क्या करो, सॉल्विंग करो। क्योंकि देखो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ऑडिट करके जाते हैं और ऑडिट से आपके टोटल इनकम सॉल्व नहीं होते। मैं आपको पूरा रीजन बता रहा हूं कि कैसे आपको इसे सॉल्व करना चाहिए। तो लेट्स गो टू दी सेशन। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर पिन के अंदर में अवेलेबल है, तो आप जाकर के ये पिन ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो वो आपके सीरीज 1 में है, और कुछ अब इस लास्ट सेशन के अंदर में हम लोग करने वाले हैं। वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपके जो एग्जाम्स हो वो बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से आ जाए। तो हम सिर्फ ओनली बेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि आपके दोस्त ने भी आपके साथ पास होना चाहिए, तो आई एम श्योर आप उनको ये फॉरवर्ड कर ही देंगे। मैं हूं सीए विजय साडा, और चलिए शुरुआत करते हैं। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर कहां आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना पूर्वी। हर बार की तरह हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एसएससी कौन है, इंडिविजुअल है, ठीक है, वो कौन है, प्रोफेशनल है, और उसकी एज नॉन सीनियर सिटीजन है। आपको तो पता है, जब भी देखो सबसे पहले नीचे देखो। जब हम नीचे जाएंगे तो हमें क्या बोल रहा है, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल, मतलब दोनों चीज बोल रहा है, टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल, और इसको भी कंप्यूट करने बोल रहा है मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में। अब दोस्तों, जब भी ये बोला जाता है ना कि आपको कंप्यूट कीजिए टोटल इनकम इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, तो मालिक आपको ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम दोनों से इसको कंप्यूट करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? अच्छा, जितने भी बच्चे हमारे फास्टैग या रेगुलर में हैं, आपके लिए ये वैसे ही लास्ट टॉपिक है, आपको पता है, राइट? हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है कि इसको मोस्ट बेनिफिशियल मैनर मतलब दोनों मैनर में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आ जाओ, हम इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एमआरपी, और यहां आ जाता है आपका पेज नंबर। किसके लिए कर रहे हैं सर, एसएससी का नाम लिख दीजिए, असेसमेंट ईयर लिख दीजिए। पॉइंट नंबर 1 हम लोग कहां से निकालते हैं, ओल्ड स्कीम से निकालते हैं, ठीक है। जब हमें ओल्ड स्कीम से निकालना है तो आ गए भैया हम लोग पर्टिकुलर्स के ऊपर। यहां आ गया रुपीस, यहां आ गया रुपीस। सबसे पहले आता है दोस्त आपका क्या, नेट प्रॉफिट। ये तो फटाफट करना, इसके लिए रुकना ही नहीं, और क्वेश्चन को पूरा एक साथ देखना ही नहीं, क्योंकि पहाड़ जितना बड़ा दिखता है पूरे पहाड़ को एक साथ नहीं चढ़ा जाता, छोटे छोटे स्टेप के ऊपर फोकस करो। नेट प्रॉफिट कितना था दोस्त, आपका नेट प्रॉफिट था 928,224। ये आ गया दोस्त 928,224। ओके, यहां पे करेंगे ऐड। अब यहां से हम कहां जाते हैं, आपको तो पता है, सबसे पहले हम लोग नोट्स पे जाते हैं। तो नोट्स, अलाउेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द मोटर कार इज 15%, ऐसा वो बता रहे हैं। सबसे पहले हमें एक्सपेंडिचर में जाके देखना है क्या कहीं मोटर कार लिखी है क्या। तो भैया यहां लिखी है परचेस ऑफ मोटर कार, कितने की दी है, 80,000 रुपीज की। अब ये मोटर कार कब परचेस की है, ये बारे में हमारे को कुछ भी नहीं बताया गया है, यस और नो। तो हम इसके ऊपर क्या ले सकते हैं दोस्त, डेप्रिसिएशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ले सकते। तो हम यहाँ पे नीचे आ गए, लेस में आ गए, और हमने लिखा डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार। डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार कितना आएगा मालिक, देखना जरा, 80,000 का 15%। तो 80,000 का 15% अगर बोला जाए तो ये आ रहा है 12,000 रुपीज। यस, सो डेप्रीसिएशन ऑन कार at the rate of 15%, comma, we assume used for more than, बोलो बेटा, 180 days। तो हमको नोट लिखनी पड़ेगी, नोट यहीं लिख दो, नीचे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिख दो, पर बस लिख दो। ओके, सेकंड पॉइंट हमको क्या बोल रहा है, जरा चेक कीजिए। सेकेंड पॉइंट हमको बोल रहा है वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले ये ढूंढो कि ये कहीं इनकम में लिखी है क्या, क्योंकि मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। रेफरेंस है सेक्शन नंबर 28 के अंदर में अगर हमें कोई वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट मिल रहा है तो ये आपके लिए पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल है। अब अगर मैं इनकम की बात करूं तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट मुझे कहीं पे भी ऑन द क्रेडिट साइड दिख ही नहीं रहा है। मैंने क्या करना चाहिए, इनकम माननी चाहिए। इनकम मानना है मतलब बेसिकली मैंने क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां पे ऐड हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स।
और ये वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स क्या है, टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 28। इसी के लिए 10,500 नीड्स टू बी एडेड बैक। पॉइंट समझ में आया सबको? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है बेटा आपका, इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट रिप्रेजेंटिंग पेड टू 2 आर्टिकल। तो यहां पे कुछ दिख रहा है, इंसेंटिव टू आर्टिकल फॉर पासिंग सीए इंटरमीडिएट एग्जाम एट फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सीए इंटरमीडिएट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ तो आर्टिकल को हम लोगों ने क्या दिया, एक्स्ट्रा पैसे दिए। ओके सर, अब मेरे को एक पॉइंट बताओ, आर्टिकल बेसिकली कैटेगरी में कहां आता है, एम्प्लॉय, दो इट इज नॉट एक्चुअली एम्प्लॉय, बट अगर मैं ऑफिस की बात करूं, सीए प्रैक्टिस की बात करूं, तो इज मोर लेस ऑफ अ एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय ने अगर कुछ एग्जाम पास किया है तो उसको हमने कुछ ग्रेशियस पेमेंट दिया है, इट इज अलाउड एज डिडक्शन। सो बेसिकली इंसेंटिव टू आर्टिकल, इंसेंटिव टू आर्टिकल अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो एक्सपेंडिचर अलाउड है हमें उसे कुछ नहीं करना, पर उस पर नोट जरूर लिखना है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2000 पेड फॉर द पीरियड 1/10/2024 टू 39/2025। अब देखो इसमें क्या मस्त एडजस्टमेंट दिया है। हमने रिपेयर्स का पेमेंट किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिपेयर्स का जो पेमेंट है ये पूरे साल भर का पेमेंट है। रिपेयर्स का जो ये पेमेंट है ये पूरे साल भर का पेमेंट है। एक पॉइंट यहां पे हमें सोचने लायक चीज है कि यहां पे जो अकाउंटिंग की गई है वो कौन से बेसिस पे की गई है, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग की गई है। अब मुझे एक बात बताइए, पहला सवाल, इज रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी अलाउड एज डिडक्शन? आपका जवाब आना चाहिए यस। कौन सा सेक्शन का रेफरेंस है? रेफरेंस है सेक्शन 31 कि भैया आप जो प्लांट एंड मशीनरी पे रिपेयर्स का खर्चा कर रहे हैं इट इज अलाउड एज डिडक्शन। अब लॉ क्या कहता है, अगर आपकी अकाउंटिंग कैश बेसिस पे हो रही है और आपने पूरा खर्चा कर दिया है, इवन दो एडवांस में पे किया है, बट इट शुड बी अलाउड एज डिडक्शन। बिल्कुल अलाउ हो जाएगा क्योंकि अकाउंटिंग कैश बेसिस पे है। तो पॉइंट नंबर 3 आना चाहिए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सेक्शन 31 allowed as deduction since paid in cash it is allowed even though paid in advance। आपने 6 महीने का तो एडवांस में ही पे किया है ना, अप्रैल से लेकर के सितंबर 25 तक के। सो इवन दो इट इज पेड इन एडवांस, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस मालिक, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। सैलरी इंक्लूड 30,000 पेड टू कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश। काय में पे किया है दोस्त? इन कैश आपने 30,000 पे किया है। अब हम सभी को पता है किसको पे किया है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पेमेंट नहीं किया है। कौन सा रेफरेंस लगेगा? 40A3 लगना चाहिए यहां पे, कैश पेमेंट किया है तो। यस और नो? सो यहां पे आ जाओ, कैश पेमेंट 30,000 needs to be added back as per section 40A3 cash payment exceeding rupees 10,000 disallowed। क्या होने चाहिए बेटा? वो डिसअलाउड होने चाहिए। तो कैश पेमेंट को हम लोगों ने क्या कर दिया? डिसअलाउ कर दिया। नेक्स्ट आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड। तो ऊपर कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फॉरेन टूर 32,000 विच वॉज विद इन द आरबीआई नॉर्म्स। ओके, आपने कितना खर्चा किया भैया? 32,000 का खर्चा किया। क्यों कर रहे हैं? आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग खर्चा कर रहे हैं। अब आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं तो दैट अज्यूम टू बी अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, राइट? सो फिफ्थ पॉइंट, ट्रैवल एक्सपेंडिचर allowed as per RBI norms। तो ये बिल्कुल अलाउड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन अमाउंट टू ₹5,000 and 10,000 respectively and that is paid in cash, that is paid in cash। ओके, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है। ओके, किसके लिए पे किया है?
डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन के लिए पे किया है। तो बोलो भैया क्या होना चाहिए इसके अंदर में, बताओ बताओ क्या होना चाहिए इसके अंदर में, जल्दी से बताओ। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसका कुछ नहीं करना है सर। पहला, इसे हम एड बैक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंडिचर में यहां पे कहीं पे क्लेम ही नहीं किया है, तो नेट प्रॉफिट में इसका इंपैक्ट आया ही नहीं है। आप देख लो कहीं पे भी ऐड बैक नहीं किया इन्होंने, है ना। जैसे ट्रैवलिंग था, एक्सपेंडिचर में इन्होंने ऐड बैक करके रखा था, है ना। सैलरी इन्होंने यहाँ पे ऐड बैक करके रखा था, इंसेंटिव ऐड बैक करके रखा था। लेकिन ये एक ऐसा खर्चा था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जिसको इन्होंने एक्सपेंडिचर में क्लेम ही नहीं किया। अब अगर एक्सपेंडिचर में इन्होंने क्लेम नहीं किया तो मुझे ऐड बैक करने की तो दरकार है ही नहीं, मुझे ऐड बैक करने की दरकार है ही नहीं। एक पर अब सवाल उठता है इसका डिडक्शन मिलेगा क्या। तो पॉइंट नंबर 6 सबसे पहले आता है मेडिकल इंश्योरेंस। आपको क्या कुछ करने की दरकार है? नहीं। क्यों नहीं करना है? सिंस नॉट क्लेम्ड एज एक्सपेंडिचर, हमने एक्सपेंडिचर क्लेम ही नहीं किया, ऐड बैक करने का कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, मेरे को स्पेस लगेगा। अब आते हैं एक और वर्किंग नोट बनाने के लिए। वर्किंग नोट नंबर मे बी 2, डिडक्शन। डिडक्शन कहां मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा चैप्टर 6A के अंदर में। कौन से सेक्शन की बात चल रही है? बात चल रही है सेक्शन 80D की। 80D के अंदर में आएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस लिखेंगे। अब यहां पे आपको दो बातें बताता हूं। मेडिकल इंश्योरेंस किसके लिए दिया गया है? पहला दिया गया है भाई के लिए, राइट। पहला दिया गया है किसके लिए? भाई के लिए, दैट इज ब्रदर। ब्रदर इज नॉट अ रिलेटिव। आप अगर वहां पे रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो रिलेटिव की डेफिनेशन में माँ बाप आते हैं, बीवी बच्चा आता है। ब्रदर एंड सिस्टर 80D में कवर ही नहीं होते, तो यहां पे ये मिलने नहीं वाला, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, दूसरा किसके लिए है? मेजर सन के लिए है, बट पेड इन कैश है, और जो कैश में पे कर रहे उसका डिडक्शन मिलता ही नहीं। याद होगा तो सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट जो मिलता था ये कैश के अंदर में अलाउड था। मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट अगर आप कैश में कर रहे हैं, दो मेजर सन के लिए है, पर डिडक्शन मिलने नहीं वाला। तो बेसिकली ना तो हमें इसे पीजीबीपी में ऐड करना है क्योंकि एक्सपेंसेस ही क्लेम नहीं किया, और ना ही हमें इसे क्या करना है, डिडक्शन देना है, क्योंकि ब्रदर रिलेटिव में नहीं आता, एंड मेजर सन जो है उसका पेमेंट कैश में किया गया है। कैश में पेमेंट का डिडक्शन 80D में नहीं मिलता। हाँ बेटा, याद आ रहा है? यस, याद आना ही चाहिए, क्योंकि आपका जनवरी अटेम्प्ट स्टेक पे है, आपको ये सब याद आना ही चाहिए। इतना इंटरलिंकिंग है। अच्छा, जिन बच्चों ने अपने से क्लास करी है उनको पता है ये इंटरलिंकिंग पढ़ाते वक्त ही ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है, शी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 इन एनएससी। अब देखो अगेन, इसको कहीं एक्सपेंडिचर में क्लेम किया है क्या? द आंसर इज नो। एक्सपेंडिचर में क्लेम नहीं किया, मतलब हमें इसे पीजीबीपी में तो कुछ नहीं करना है, हम इसका सीधा डिडक्शन में लेके आएंगे। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी। अच्छा, मैं क्यों आपको पीजीबीपी में जानबूझ के ऐड करके डैश दिखा रहा हूं? क्योंकि ये सारा एडजस्टमेंट वाला पार्ट है। ठीक है, सिंस नॉट क्लेम्ड एज एक्सपेंसेस। ओके, पर एनएससी का जो डिडक्शन होता है वो कहां मिलता है आपको पता है? 80C के अंदर में मिलता है ना। अभी हम सिर्फ पीजीबीपी निकाल रहे हैं, दैट टू ओल्ड स्कीम में निकाल रहे हैं, क्योंकि न्यू स्कीम के अंदर में ये अलाउड नहीं है। हम कहां है बच्चा? ओल्ड स्कीम के अंदर में। दिमाग को अपने बार बार ट्रेन करना पड़ेगा। अच्छा जी, एनएससी का पेमेंट कितना हुआ बेटा? 10,000 का हुआ, तो यहां पे मैंने एज ऑफ नाउ लिख दिया 10,000। बाद में देखेंगे कितना मिलेगा कितना नहीं। एज ऑफ नाउ मैंने 10,000 यहां पे लिख दिया। आ जाओ आगे। शी पेड 70,000 टूवर्ड्स द एडवांस टैक्स। अब वापस से उसने एडवांस टैक्स के लिए क्या पे किया है बेटा? 70,000 पे किया है। अगेन वापस आके देखो, क्या एक्सपेंडिचर में कहीं क्लेम किया है क्या? अगर एक्सपेंडिचर में क्लेम किया होता मैं पीजीबीपी को ऐड बैक कर देता। क्यों ऐड बैक कर देता? एडवांस टैक्स इज बेसिकली एन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 40A के हिसाब से अलाउड नहीं है। एडवांस टैक्स इनकम टैक्स है और वो 40A के हिसाब से अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं इसको ऐड बैक करने के दरकार में नहीं हूं। हाँ, जब टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, जो एडवांस टैक्स हमने पे किया है वो माइनस करेंगे। तो इस लाइन का कुल मिला के कहना क्या है? जब भी टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे 70,000 उसमें से माइनस कर देना। क्लियर है? तो ना इसको कहीं ऐड करना है, ना इसको किसी हेड में डालना है कि नहीं? जबरदस्त क्वेश्चन। इसलिए मैंने बोला था कि इस ओटीएम के लिए रुक जाओ, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका अटेम्प्ट सेव हो जाए मालिक। ओके, चलो ऑल नोट्स डन। आते हैं कहां? इनकम साइड में।
इनकम साइड के अंदर में पहले तो ऑडिट, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी, ये तो पीजीबीपी में टैक्स होने वाला है, कुछ नहीं करना। डिविडेंड मिला है किससे बेटा? इंडियन कंपनी से, दैट टू ग्रॉस बेसिस पे। ओके, सबसे पहले डिविडेंड इनकम है, यहां से बाहर करो 10,524, 524, हाँ 10,524, इसको बाहर कर दो, बराबर। जैसे आप इसको बाहर करोगे आपको एक और वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी कहीं दूर नीचे जाके, IFOS की, और यहां पे लिखना पड़ेगा डिविडेंड। डिविडेंड आपको याद होगा तो वो ग्रॉस बेसिस पे ही टैक्सेबल होता है, तो अभी इसको कुछ नहीं करना। पर जो चीज आपको याद रखनी है, टैक्स लाइबिलिटी निकालते वक्त इसके ऊपर TDS हुआ होगा, वो TDS भी आपको माइनस करना है। यानी दो चीज आपके दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए, जब टैक्स निकालेंगे तो एडवांस टैक्स भी माइनस होगा और डिविडेंड से रिलेटेड डिविडेंड से रिलेटेड भी आपको क्या करना होगा? TDS माइनस करना होगा, तो देखेंगे उसको। नेक्स्ट आता है आपका इनकम फ्रॉम UTI। अगेन ये भी ग्रॉस बेसिस पे दिया है, तो इधर इनकम फ्रॉम UTI लिख दो। कहां लिखोगे? IFOS में लिखोगे, और PGBP से जाके इनकम फ्रॉम UTI हटा दो, इनकम फ्रॉम UTI हटा दो। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनरियम रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर। ये जो ऑनरियम भी होता है ये भी कहाँ टैक्सेबल होता है बेटा? IFOS में टैक्सेबल होता है। तो अगेन 15,800 आपका ऑनरियम हो गया। IFOS में जाओ, ऑनरियम 15,800, यहाँ पे 1 2 3, थोड़ा स्पीड में लिखना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को आपके क्वेश्चन ज्यादा कवर करने हैं दोस्त, है ना, तो हैंडराइटिंग को हाल फिलहाल में अवॉइड कर दे। रेंट रिसीव फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट। एक और हेड आ गया भाई साहब आपके लिए, आओ इधर। सबसे पहले रेंट कितना था मालिक? रेंट था आपका 85,600, तो 85,600 आपको इधर से क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। 85,600 आपको इधर से माइनस करना चाहिए। भूल न जाना, भूल न जाना, HP है ना, HP में फॉर्मेट बनाओ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी थी बेटा? 85,600, तो ये आ गया 85,600 आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से क्या माइनस करना चाहिए? म्युनिसिपल टैक्स पेड। अब ध्यान से सुनना, एग्जामिनर हो सकता है कि आपके एक्सपेंडिचर में म्युनिसिपल टैक्स दिखाए, तो वो आपको यहां से माइनस करना चाहिए और PGBP में ऐड करना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर आपको दिख रहा है म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है बेटा? 3,000 पे किया है। तो वो लोग क्या करेंगे? यहां से 3,000 पहले लेस करेंगे, यहां पे अपना निकाल लेंगे नेट एनुअल वैल्यू 85,600 माइनस 3,000, ये आया 82,600। इसमें से तुरंत एक काम कर लो ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस ही कर लो। आप सभी को याद होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन इज एट द रेट ऑफ 30%, तो यहां से 30% माइनस कर लो, 24,780 आ गया बच्चा। एवरीबॉडी यहाँ पे 24,780 आ गया। अब एक चीज और ढूंढ लो, तो मतलब एक हेड ही कंप्लीट हो जाता। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी कहीं लिखा है क्या? देख लो। अब अगर इंटरेस्ट है मतलब वो एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस है मतलब यहाँ पे कहीं इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? सैलरी, स्टाइपन, इंसेंटिव, ऑफिस रेंट, प्रिंट, मीटिंग, परचेस, रिपेयर्स, ट्रैवलिंग, म्युनिसिपल टैक्स, कहीं पे भी इंटरेस्ट है ही नहीं। तो एक हेड को तो खत्म कर दो अपने जीवन से। ये आया 57,280, ये आपका HP इधर बन गया। पर मेरे दोस्त देखो, जो नहीं भूलना है वो क्या है? 3,000 नीड्स टू बी एडेड बैक। म्युनिसिपल टैक्स 3,000 नीड्स टू बी एडेड बैक। एवरीबॉडी, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स HP में डिडक्शन लिया, मतलब PGBP में क्या करना पड़ेगा दोस्त? एड बैक करना पड़ेगा। बहुत शानदार बच्चा। अच्छा, यहां पे एक और चीज है जो मेरे को लगता है एड बैक होनी चाहिए, वो है कार। अगर आपको याद हो तो कार का परचेस वैल्यू एक्सपेंडिचर में डाला है। कार का जो परचेस वैल्यू था वो कहां डाला था? एक्सपेंडिचर में। मैं अभी पढ़ रहा था तब मेरे को याद आया कि परचेस कॉस्ट ऑफ द कार भी तो हमको क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा।
तो परचेस कॉस्ट हमने क्या किया, एड बैक कर दिया 80,000 बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। सेक्शन 37 कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, इसीलिए तो इससे रिलेटेड क्या माइनस किया था, डेप्रीसिएशन माइनस किया था। तो इससे रिलेटेड डेप्रीसिएशन हम लोग माइनस कर चुके हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड बैक कर दिया। बहुत बढ़िया बेटे, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो अब देख लेते हैं कुछ और खर्चे हैं क्या। इनकम तो हमने सारी डील कर ली, सैलरी टू स्टाफ, बिजनेस एक्सपेंसेस, स्टाइपन, बिजनेस एक्सपेंसेस, इंसेंटिव ऑलरेडी डन, ऑफिस प्रिंटिंग स्टेशनरी, बिजनेस एक्सपेंसेस, मीटिंग वन सेमिनार कॉन्फ्रेंस अलाउड, परचेस ऑफ कार को ऐड बैक कर दिया, रिपेयर्स मेंटेनेंस पेट्रोल का एडजस्टमेंट कर दिया, ट्रैवलिंग एंड म्युनिसिपल टैक्स कर दिया। तो हमारा सारा सब कुछ क्या हो गया दोस्त, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, चलो क्लोजर, क्लोजर करो। क्लोजर हो रहा है 10,500 ऐड 30,000 ऐड 83,000, तो भैया टोटल एडिशन बन रहा है 123,500। लेस कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 12,000 प्लस 10,524 प्लस 7,600 प्लस 15,800 प्लस 85,600, ये आ रहा है 131,524, है ना। एक बार रीचेक कर लेना आपने भी, 928,224 ऐड 123,500 लेस 131,524, तो आपका सर PGBP अराइज होना चाहिए 920,200, दैट इज 9,20,200। क्या हो रहा है जल्दी से देख लो। ठीक, इधर आओ, IFOS को भी क्लोज करो, IFOS को भी क्लोज करो। 10,524 प्लस 7,600 प्लस 15,800, ये आया 33,924। HP हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, डिडक्शन भी क्लोज कर लो, कोई और डिडक्शन तो मेरे को दिख नहीं रहा, तो डिडक्शन भी 10,000 पे क्लोज कर दो एवरीबॉडी। अब ध्यान से सुनना सर, तो हमारी टोटल इनकम इन द ओल्ड स्कीम कैसे निकलेगी, पर्टिकुलर्स रुपीस। सबसे पहले इनकम फ्रॉम HP आएगा, HP कितना आया था अपना 57,280, ये हो गया पहला। दूसरा क्या था बेटा, PGBP 920,200। तीसरा क्या था बेटा, IFOS, मैं IFOS का फिगर भूल रहा हूँ, 33,924। इन सभी को मिलाओ तो क्या बनेगा दोस्त, ग्रॉस टोटल इनकम, करेक्ट है क्या। ये बन जाएगा आपका 1011 1011,404, चेक करना। मैंने ना एक गलती की है, मैं वो गलती को सुधार रहा हूं, यहां पे लिखते वक्त मैंने गलती की है, 57,820 आ रहा है, ये चेक कर लेना, ये 57,820 आ रहा है, यहाँ पे भी 57,820 आएगा, और यहाँ की टोटल बदलेगी 920,200 33,924, ये आ रहा है 1011,944। अभी राउंड ऑफ करना है क्या, नहीं, हेड्स की इनकम को राउंड ऑफ नहीं करते बेटा। इसमें से क्या माइनस करेंगे, डिडक्शन माइनस करेंगे, कितने का माइनस करेंगे, 10,000 का माइनस करेंगे, तो आपकी टोटल इनकम बन जाएगी 100,1944। टोटल इनकम को हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, 100,1940 एवरीबॉडी। अब अगर मुझे बोला जाए इसके ऊपर टैक्स निकालना है, तो टैक्स निकालने से पहले एक मिनट, टैक्स कौन सी स्कीम से निकालना है, ओल्ड स्कीम से निकालना है, राइट। आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 10,01,000 नहीं
10,01,940। इसमें से आपको याद दिला दूं, अप टू 10 लाख तक का जो टैक्स आता है वो आता है 1,12,500। एवरीबॉडी, आपकी बैलेंस इनकम कितनी हुई? 1940। इस पे टैक्स रेट कितना आएगा? 30%। ये आया 582। टोटल बना आपका 113082। 100 प्लस 582, 113082 आ गया। बहुत बढ़िया बेटा। इसमें क्या रिबेट मिलेगा? नहीं। क्या सरचार्ज लगेगा? नहीं। सीधा आएगा HEC एट द रेट ऑफ 4%। 4523 कर देता हूं मैं उसे। तो भैया आपका टैक्स आ रहा है 117,605। सर टैक्स को राउंड ऑफ कर देते, मन कहेगा राउंड ऑफ कर दे, दिल कहेगा राउंड ऑफ कर दे, कहेगा प्रॉब्लम हो गया, नहीं हुआ। जो आप भूल रहे हैं महोदय, इस टैक्स में से क्या माइनस करना है? एडवांस टैक्स जो आप पे कर चुके हैं। कुछ याद आएगा ब्रो? एडवांस टैक्स एक एडजस्टमेंट अभी भी बचा था हमारा। इतने जल्दी नहीं जा पाओगे। 70,000 एडवांस टैक्स के माइनस करने पड़ेंगे टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से। फर्दर आपका टीडीएस भी होगा। टीडीएस आपके दो चीजों पे है, एक डिविडेंड, राइट? डिविडेंड पे टीडीएस कितना होता है बेटा? तो आपका डिविडेंड कितना था? एक मिनट के लिए मैं जाके देखता हूं। 10524। तो 10% के हिसाब से 1052 या 53 किया जा सकता है, ये माइनस होगा। और दूसरा यूटीआई पे भी, जो यूटीआई है उसके ऊपर भी क्या होता है? 10% ही होता है। मतलब यहाँ पे आएगा 760 बीइंग 10% ऑफ 7,600। यहाँ पे आपको टीडीएस याद होना चाहिए। ये होना चाहिए सेक्शन 194 के अंदर में। कौन से सेक्शन के अंदर में होना चाहिए? ये होना चाहिए 194, ये होना चाहिए 194 के अंदर में। ₹1 का डिफरेंस आएगा, उसके लिए इतना चिल्लाना मत। ये आएगा आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी 45793, है ना? जिसको हम अंत में क्या करेंगे? राउंड ऑफ 45790 पे। एवरीबॉडी, तो आपका आंसर आना चाहिए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अगर ये नहीं किया ना तो आपके मार्क्स कटने वाले हैं। भयानक एडजस्टमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर भूले नहीं हो तो अभी तो सब हम ओल्ड स्कीम में थे। न्यू स्कीम में तो अभी तक हम गए ही नहीं है। पर न्यू स्कीम में हमें कुछ नया नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, इधर आओ। यहां पे हम लिखते हैं टोटल इनकम एज पर दी न्यू स्कीम 115 BAC, बराबर है। हम यहाँ पे निकालते हैं आपकी टोटल इनकम एज पर द न्यू स्कीम 115 BAC। अब एक बात समझ, सबसे पहले तेरी HP इनकम में कुछ बदलने वाला है क्या? नहीं। तो सेम वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दे 57820। 57820, कुछ नहीं बदलने वाला यहाँ पे। सेकंड, तेरे IFOS के अंदर में कुछ बदलने वाला है क्या? वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दे। यहाँ पे भी कुछ नहीं बदलने वाला आपका। तो आपका IFOS कितना हो गया? 33,924। यहाँ पे भी कुछ नहीं बदलने वाला लाइफ में। यस, इनफैक्ट अगर आप ध्यान देंगे तो PGPP में भी ऐसा कोई आइटम नहीं है जो बदल रहा हो। तो 920200 यहाँ पे भी आ जाएगा। यस, आ जाओ। तो यहाँ पे आपकी तीनों को मिला करके आपकी क्या बनेगी बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम। $1,011,944। इसमें से आपको अगर याद हो तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A नहीं मिलते। नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 BAC।
नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 BAC। तो यहाँ आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई 1099,944, जिसको हम अंत में आके क्या कर देंगे राउंड ऑफ 10,11,940। अब इसके ऊपर निकालना है टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC, बराबर है। अब 115 BAC के हिसाब से अगर निकाला जाए तो सबसे पहले अप टू ₹3 लाख क्या होगा बेटा नील, 3 लाख टू 7 लाख कितना परसेंट आने वाला है जल्दी से बताओ 5%। एवरीबॉडी, सो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज बेटा। 7 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 10% ये आ जाएगा बेटा 30,000। एवरीबॉडी, यस। और जो भी फिर आपका बैलेंस बचा इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 15% आपका बैलेंस कितना बच रहा है 10,11,940 माइनस 10 लाख, ये बचता है 11,940 पे 15% 1791। टैक्स कितना आया बेटा 51791। इसमें सीधा सीधा HEC ऐड होगा एट द रेट ऑफ 4% या रिबेट मिलेगा, सोच समझ के बताओ। देख तेरी टोटल इनकम कितनी है बेटा, तेरी टोटल इनकम कितने से ऊपर जा रही है 7 लाख रुपीज से ऊपर जा रही है। 7 लाख रुपीज से ऊपर अगर जा रही है तो तेरे को इसमें रिबेट नहीं मिलने वाला, तेरे को सीधा 4% लगाना है जो आ रहा है लगभग 2071.6 आ रहा है, मैं 2072 कर देता हूं। तो आपका टैक्स पेबल बनेगा बेटा 53863। इसमें से आप ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं 70,000 का, और आपका TDS है 1052 प्लस 760 रुपीज 1812 का। तो उल्टा आपको इस केस में तो क्या आ जाएगा रिफंड आ जाएगा 53,863 माइनस 70,000 माइनस 1812, ये आएगा आपका 17949, जिसको हम अंत में राउंड ऑफ कर देंगे 17950 पे। यहां आपका क्वेश्चन खत्म होता है सर। सो लगभग अगर आप ध्यान से देखेंगे हमको लग गए करीब 31 मिनट, और इफेक्टिवली क्या होना चाहिए 27 मिनट टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ठीक है 1-2 मिनट इधर उधर का बचा करके अगर आप MCQ में भी बचा लेते हैं तो आपका टाइम बच जाएगा। यस वो यहां पे क्या है सिर्फ डिडक्शन नहीं मिल रहा। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, लेंदी था, है ना, लेंदी था, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहां हमारा पहला आया 17,950 और दूसरा आया 45,790 920,200, सारी की सारी नोट्स एटसेट्रा। अब अगर आप ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 8 पे प्रैक्टिस कर लेना। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो। यस और नो, राइट। तो मेरे हिसाब से एक पूर्वी वाला क्वेश्चन करके जाना, आराम से आपका काम हो जाएगा। डन है मालिक, चलो आ जाओ। आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन को लेने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, RTP May 23 का क्वेश्चन है। यस और नो, आई होप बच्चों आपको मजा आ रहा है, और अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीजें बनाने के लिए। यस और नो। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 जो है वो आप अपने एंड पे सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिमिलर है, फिगर्स बदल दी है और 1-2 एडजस्टमेंट बदल दी है। यस और नो। अच्छा, मेरे पास जेन्युइनली टाइम नहीं है, किसी बच्चे से हार्दिक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पॉसिबल है तो टाइम स्टैम्प डाल देना, बाकी बच्चों को हेल्प हो जाएगी। ठीक, चलो
आ जाओ, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। कहाँ पे आया था? आपके मई 23 के आरटीपी में आया था। ठीक है जी, ओके। हर बार की तरह, हर बार की तरह हम लोग क्या करेंगे सर? हर बार की तरह हम लोग देखेंगे वही आपका कुछ बेसिक चीजें। असेसीज एसएफ लिमिटेड पहले कंपनी है, क्या कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 930 लाख आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग। तो इन्होंने लगभग लगभग हमको 11 आइटम दिए हैं एडिशन के, 7 या 6 आइटम दिए हैं किसके बेटा? आपके अदर चीजों के। कुछ नहीं देखना, डराने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं देखना, सीधा एंड में जाओ। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम, the ROI of the company is to be filed by applying the provision of 115 BAA। तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि BAA की प्रोविजन को अप्लाई करते हुए हमें क्या निकालना है? ये टोटल इनकम निकाल देना है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बेसिकली वो न्यू स्कीम से इसको हमें सॉल्व करने बोल रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? इतना पढ़ने के बाद हमने सीधा सीधा आ जाना चाहिए पेज के ऊपर, MRP जो भी आपका पेज नंबर है वो जिसके लिए सॉल्व कर रहे हो, और उसका असेसमेंट ईयर, और उसका क्या कर देना चाहिए? असेसमेंट ईयर। वर्किंग नोट नंबर 1 PGBP हम लोगों ने बनाना चाहिए। यहाँ पे आके बिना रुके, इसमें टाइम ही वेस्ट मत करना जब सॉल्व ही करना है तो। अब क्या बोला उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने बोला कि भैया तुम्हारा नेट प्रॉफिट बताओ, 930 लाख। डन है बेटा? चलो बढ़ेंगे आगे। अब जाते हैं एक एक चीजों के ऊपर। नॉर्मल डेप्रीसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स 35 लाख। नॉर्मल डेप्रीसिएशन कितना है? 35 लाख। यहां ऊपर देखो, डेप्रीसिएशन चार्ज टू पीएनएल इज 48 लाख। मुझे क्या करना चाहिए बोलो? 48 लाख मैंने चार्ज किया है और 35 लाख मेरे को अलाउड है। तो बेसिकली मेरा कितने का एडजस्टमेंट है? बेसिकली मेरा कितने का एडजस्टमेंट है? 13 लाख। दो एडजस्टमेंट पॉसिबल है, या तो मैं 48 को ऐड करके 35 को लेस कर दूं, या तो नेट में क्या कर दूं? ऐड कर दूं। तो मैं क्या करता हूं सर? सबसे पहले इधर से डेप्रीसिएशन इन बुक्स 48 मैं ऐड बैक कर देता हूं, और सीधा नीचे जाके लेस में डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स 35 लाख रुपीज लेस कर देता हूं। दोनों अलग अलग दिए थे, मैं नेट इफेक्ट भी कर सकता हूं। दोनों अलग अलग दिए थे, मैंने जानबूझ के 35 कर दिए माइनस। हाँ जी, डन। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर चलते हैं। Depreciation on plant and machinery imported and installed during November 24 on technical know-how has not been considered while calculating normal depreciation in point given above. Okay, so एक asset purchase किया था plant and machinery, basically हमने import किया था। कब import किया था? नवंबर में। और एक technical know-how जो है इसको भी हमने कंसिडर नहीं किया है डिप्रीसिएशन निकालते वक्त। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिप्रीसिएशन कंसिडर करना पड़ेगा। यस। अब पहले ये तो देखो, मशीन कितने की परचेज की थी। ऊपर आता हूं मैं, कहीं ना कहीं मशीन के बारे में कुछ लिखा होगा। ओके, ये देखो नो हाउ के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है 65 लाख का हमने क्या किया है? परचेज किया है। और मशीन के बारे में कहाँ लिखा है? मशीन कितने में परचेज की है? $65 लाख का तो आ गया भाई साहब। मशीन का मुझे ही नहीं दिख रहा कि तुम्हें भी नहीं दिख रहा लाइफ में। लॉस ऑन हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये देखो, ये इधर है। लॉस ऑफ 2 लाख ऑन हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड टू मिटिगेट द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर पेमेंट टुवर्ड इंपोर्ट ऑफ मशीनरी 70 लाख। ओके,
देखो अब यहाँ पे ना दो चीज बोली है उन्होंने, इतना ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट है ना। मशीन है 70 लाख की और इसमें हेजिंग लॉस हुआ है 2 लाख का। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ जो हेजिंग लॉस होता है, ठीक है, जो हेजिंग लॉस होता है वो आपको क्या करना होता है, कॉस्ट में ऐड करना होता है। कहाँ का रेफरेंस है, सेक्शन 43A अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस आता है अगर ये एसेट के अगेंस्ट में है तो हम इसे एक्चुअल कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं। और क्योंकि ये लॉस हुआ है मतलब आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट को ऐड कर दोगे, एक्चुअल कॉस्ट आपकी बन जानी चाहिए 72 लाख और जो डिप्रीसिएशन मिलना चाहिए वो 72 लाख के ऊपर मिलना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। दूसरी चीज, ये परचेस कब की है, नवंबर 24 के अंदर में परचेस की है, मतलब लेस देन 180 डेज यूज हुआ होगा। तो दोनों एडजस्टमेंट गजब का एडजस्टमेंट है। इधर आओ। सेकेंड, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन। मशीन की कॉस्ट क्या है, 70 लाख, ठीक है। इसके ऊपर हेजिंग लॉस आएगा कितने का, 2 लाख। तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या बन जाएगी, 72 लाख। इस 72 लाख के ऊपर डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 7.5%, क्योंकि मशीन है लेस देन 180 डेज यूज्ड है, यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज। तो कितना डेप्रीसिएशन आएगा दोस्त, ये आ रहा है 5,40,000 का। तो यहां 5,40,000 लेस होंगे और उन्होंने क्लियर बोला है कि ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया ही नहीं है। मतलब हमें अगर पीएनएल में कर देते तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होता, यहां हमने प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया। ये है अच्छा एडजस्टमेंट, बराबर। अच्छा, एक और चीज है डेप्रीसिएशन ऑन नो हाउ, बराबर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे नो हाउ कितने का है, नो हाउ था 65 लैक्स का और ये भी शायद लेस देन 180 डेज यूज्ड ही था। इधर देखो, नो हाउ का पेमेंट किया था 65 लाख रुपीस का, तो ठीक है। और कब किया था, 15 अक्टूबर को, तो ये हो गया 12.5%। अगेन ये भी यूज्ड है फॉर लेस देन 180 डेज। सो 65 लाख इंटू 12.5%, ये आ रहा है 8,12,500। ये लेस कर दिया हमने। एट द सेम टाइम ध्यान से सुनना, क्या मशीन का कॉस्ट हमें ऐड बैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने क्या नहीं किया है, डील नहीं किया है। अब देख, क्या मैं मशीन का कॉस्ट 70 लाख ऐड बैक कर दूंगा क्या, गलत, क्योंकि उन्होंने डील ही नहीं किया तो हम जबरदस्ती क्यों डालेंगे। पर ये जो 2 लाख का हेजिंग लॉस है ये तो मेरे को ऐड बैक करना चाहिए, जो कॉस्ट का पार्ट बन गया। तो ये 2 लाख मैंने क्या कर दिया, ऐड बैक। तीसरा, नो हाउ परचेस किया, क्योंकि ये तो डेबिटेड में लिखा है। नो हाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 37(1). तो 65 लाख रुपीस ये भी ऐड बैक होने चाहिए एवरीबॉडी, 65 लाख तो ये भी ऐड बैक होने चाहिए। डन है कि नहीं? चलो, डन मालिक। अब आ जाओ, हमने क्या क्या किया। पहला, हमने 65 लाख ऐड कर दिया। 65 लाख ऐड क्यों किया था, क्योंकि उसको यहां पे ऑलरेडी डेबिट किया था। हमने मशीन ऐड क्यों नहीं की, मशीन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है, मतलब उनने कॉस्ट का एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाया ही नहीं, तो मशीन के लिए हमने कुछ नहीं किया, अगर आप ध्यान देंगे तो। यस और नो? हाँ, यहां हम लोगों ने क्या किया था, आप अगर ध्यान से देखेंगे 2 लाख का हेजिंग हमने ऑलरेडी डाल दिया है, बट ये ऑलरेडी पुट टू यूज कर दिया था उसको। क्लियर है? डन। तो हम सिर्फ उससे हेजिंग रिलेटेड टास्क करेंगे और कुछ करने का काम नहीं। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द year company has employed 59 additional employee, all of these employee contribute to RPF. कितने नए रखे एम्प्लॉय? 59, जिसमें के सारे RPF को कंट्रीब्यूट करते हैं. 36 out of 59 has joined on 1/6 on a salary of 15,000. 18 join in July on a salary of 35,000. तो ये 18 का नहीं मिलने वाला. रेफरेंस याद आ रहा है क्या? 80JJAA. रेफरेंस याद आ रहा है क्या सभी को? 80JJAA. तो जिनकी सैलरी 25,000 पर मंथ के ऊपर है तो वो कंसिडर ही नहीं होंगे, तो 15 में से 18 गायब हो जाएंगे. और जिन्होंने लेस देन 240 डेज काम किया है असेसी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में, यानी यहाँ पे 150 डेज का क्राइटेरिया नहीं लगेगा, 240 डेज का क्राइटेरिया लगेगा. तो जिन्होंने नवंबर में ज्वाइन किया है ये भी नहीं लगने वाले. यानी बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे एक वर्किंग नोट बनानी है पहले तो, राइट. मैं यहां से निकल रहा हूं, नीचे कहीं जा रहा हूं, वर्किंग नोट डिडक्शन अंडर 80JJAA. मैं सभी लोगों को याद दिला देना चाहता हूं डिडक्शन अंडर 80JJAA कंप्यूट करते वक्त कि बेटा हम जा रहे हैं कौन सी स्कीम में? 115 BAA में, जहां ये अवेलेबल होता है, अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 BAA. तो हमें ये डिडक्शन कंसिडर करना पड़ेगा. तो टोटल एम्प्लॉय कितने थे जरा याद करके देखो. टोटल एम्प्लॉय थे 59. इसमें से नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय माइनस करने पड़ेंगे. नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय में पहला जिसकी सैलरी एक्सीड कर रही है कितने से? 25,000 से. ऐसे 18 एम्प्लॉय थे जिनको गायब कर दिया. सेकेंड, हु हैव नॉट वर्कड फॉर एटलीस्ट 240 डेज, जिन्होंने एटलीस्ट 240 डेज भी काम नहीं किया उनको भी गायब करना पड़ेगा. तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने काम नहीं किया? देख 59 में से 5 ने कहां ज्वाइन किया था? नवंबर में, मतलब उनने 240 दिन काम ही नहीं किया. तो एलिजिबल एम्प्लॉय कितने हुए? एलिजिबल एम्प्लॉय कितने हुए? 59 माइनस 18 -5, ये हो गए 36. 36 आपके एलिजिबल एम्प्लॉय बन गए. 36 आपके क्या बन गए दोस्त? एलिजिबल एम्प्लॉय बन गए. अब इनकी जो सैलरी होगी, इनकी जो सैलरी होगी, यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इनकी सैलरी को जरा समझते हैं कितनी होगी. इसमें से 36 लोगों ने जून से ज्वाइन किया है. सो कैन आई से 36 employee for 10 months, that is June to March, into इनकी सैलरी कितनी थी? इनकी सैलरी थी 15,000. बराबर है कि नहीं है? सो इंटू 15,000. एक मिनट. हाँ, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे? 36. 36 एलिजिबल थे. इस 36 में से सारे 36 नहीं, सिर्फ 26 इधर ज्वाइन हुए होंगे. इधर देखो टोटल एम्प्लॉय कितने थे? 59, जिसमें से 36 आउट ऑफ 59 कहाँ ज्वाइन हुए थे? 1/6 को ज्वाइन हुए थे. लेकिन इसमें से 5 जो है वो कब ज्वाइन हुए थे? नवंबर के दिन ज्वाइन हुए थे. तो जो नवंबर वाले हैं इनको तो हमें कंसिडर ही नहीं करना. जो कहाँ ज्वाइन हुए थे? 25,000 के ऊपर वाले हैं, इनको भी काउंट नहीं करना. ओके. सो बेसिकली कितने बचे मालिक? बराबर है 36. उसमें से भी एक बात सुनना, राइट. The salaries of 10 employee who have joined on 1/6 are being settled by bearer checks. ये जो फोर्थ एडजस्टमेंट है इसका भी रोल है यहां पे. जिनका आपने बेरर चेक में दिया है सेटलमेंट, 36 माइनस 10 पेड थ्रू कैश ऑब्लिक बेरर, ये भी नॉट एलिजिबल बन गए. क्योंकि
80 JJAA के अंदर में पेमेंट मस्ट बी मेड बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट TCS और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो बेसिकली इट इज ओनली द 26 एम्प्लॉय फॉर 10 मंथ्स इनटू 15,000, ये बन रहा है आपका 39 lakhs। और आपको जो डिडक्शन मिलता है वो मिलता है एट द रेट ऑफ 30%, ये बना 11,70,000। ब्रूटल एडजस्टमेंट, गजब। मतलब 59 एम्प्लॉय देखो आपको इन टोटल ज्वाइन किए थे, इसमें से 18 वो है जिनकी सैलरी 25,000 के ऊपर है, तो ये तो आते ही नहीं। जिन्होंने 240 दिन से कम काम किया, मतलब जो नवंबर में ज्वाइन हुए थे, 240 दिन से कम काम किया, उनको भी बाहर कर दिया। जो 10 एम्प्लॉय जिनकी सैलरी बेरर चेक से दी थी, उनको भी कंसिडर नहीं किया जाता, वो भी बाहर कर दिया। तो जो आपका इफेक्टिव सैलरी बना उसका 30% आपका डिडक्शन होना चाहिए। एवरीबॉडी आ जाओ। डन है मालिक? ग्रेट। तो देखो हमने 4 एडजस्टमेंट कर दी। नेक्स्ट, द अनलिस्टेड शेयर्स को एक्वायर किया था कब? हम लोगों ने फरवरी में, कितने में? 80 लाख रुपीज में। अब देखो यहाँ पे कुछ अनलिस्टेड शेयर्स की बात चल रही है, कितने में एक्वायर किया था? 80 लाख में आपने एक्वायर किया था, ठीक है। और अनलिस्टेड शेयर्स को बेचा भी है क्या फिर करंट ईयर में? वो भी देखना पड़ेगा। द एक्सेस ऑफ सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर 50 लाख, सोल्ड कब किया है? अप्रैल 24 के अंदर में। ओके, एक्सेस ऑन सेल। आपको पता है कितना स्मार्ट काम कर रहे हैं? मतलब वर्किंग नोट, वर्किंग नोट की अगर मैं बात करूं, एक और वर्किंग नोट बनेगा कैपिटल गेन। ये इतना स्मार्ट क्वेश्चन है, इतना स्मार्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताया ही नहीं गया कि सेल प्राइस क्या है। उल्टा आपको क्या बोला देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आपको क्या बोला मालूम है? आपको बोला एक्सेस ऑफ सेल प्राइस। मतलब सेल प्राइस का एक्सेस कितना है? 50 लाख, और इसकी कॉस्ट कितनी थी? 80 लाख। मतलब लॉजिकली इसका सेल वैल्यू बना 1,30,00,000। पॉइंट समझा क्या आपको? आपको सेल प्राइस नहीं बताया, वर्डिंग्स को पढ़ो दोस्त। यहां बोला एक्सेस ऑन सेल, एक्सेस कितना मिला सेल पे? वो मिला 50 लाख। कॉस्ट कितनी थी? इधर लिखा है, वो कॉस्ट थी 80 लाख। मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना बना होगा? 1,30,00,000। ब्यूटी, ब्यूटी। यस और नो? मैंने क्या कहा? कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो आपको बिल्कुल टॉप पे लेकर के जाएंगे, है ना? जिसको मैं साइंस वालों शब्दों में बोलूं तो बिल्कुल एड्रेनल प्रोवाइड करेंगे। और जिसका डीटी हो गया है ना, और वो रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपको मजे आ जाएंगे। यस और नो? चलो आ जाओ। यहां कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या मुझे कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट लेना है क्या? हाँ जी हाँ, आपको इंडेक्स कॉस्ट लेना है। सर क्यों इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है? दोस्त मेरे को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जानबूझ के लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल जो हुआ है ना दोस्त, मुझे सेल जो हुआ है ना, ये बिफोर 23/7/24 हुआ है। जो सेल हुआ है वो बिफोर 23/7/24 हुआ है। तो अगर सेल बिफोर 23/7/24 हुआ है तो लॉजिकली कॉस्ट भी आएगी। तो आएगी इंडेक्स कॉस्ट 80 लाख इनटू, क्या था वहां पे इंडेक्सेशन? 363 डिवाइडेड बाय, लिया कब था? 19-20 में, 289। एवरीबॉडी? तो यहां पे आया 363 डिवाइडेड बाय 289। चलो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 1,48,443 शेयर्स में इंप्रूवमेंट तो होता ही नहीं। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पे अराइज हो गया 29,50,000
51,557। याद रखें, हम इंडेक्सेशन ले सकते हैं अगर सेल 23,724 से पहले हुआ है। इज दिस डन? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आज थक जाओगे, एग्जाम सर पे बैठी है, थकने का कोई काम ही नहीं है और तुम थक सकते ही नहीं, ऑप्शन नहीं है बेटा। एक बार अपना ड्रीम पूरा कर लो, उसके बाद बड़ा आराम है। ये भी मिथ है, पर एटलीस्ट रिलीफ जरूर है ना। चलो जी, नोट्स ही खत्म हुई है भाई साहब अभी। सर क्या ये सिर्फ नोट्स थी? हाँ जी, सिर्फ नोट्स थी। अभी तो प्रॉब्लम बाकी है, प्रॉब्लम तो इधर है। ये तो सिर्फ नोट्स थी, वो भी इतनी खतरनाक, जिसमें से ये देखो, ये बहुत बढ़िया नोट थी, ये अनलिस्टेड वाला बहुत ही बढ़िया नोट था मेरे हिसाब से, और ये जो बियरर चेक वाला एडजस्टमेंट था, दैट वाज 80 JJAA वाला, मस्त एडजस्टमेंट था। अब हमने हमारी नोट्स कंप्लीट कर ली, अब हम आ रहे हैं ऊपर। आ जाओ, अब थोड़ा इजी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक थे जो 66 और 63 रिस्पेक्टिवली ओवर वैल्यूड है। आपको याद होगा, हमने पहले भी बताया था, अगर ये ओवर वैल्यूड है तो आपको उसको क्या करना चाहिए, वैल्यूएशन ठीक करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हम लोगों ने, पीजीबीपी में वापस आओ। ठीक है, सबसे पहला आपका स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है, तो पॉइंट नंबर 4, ओवर वैल्यूएशन को सही वैल्यूएशन पे लाना पड़ेगा। सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना था भैया, 66 लाख था। ये कितने परसेंट से ओवर वैल्यू है, 10% से, डिवाइडेड बाय 110। ये आ गया बेटा आपका 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज नीड्स टू बी एडेड बैक। एट द सेम टाइम अंडर वैल्यूएशन हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का क्या हुआ था, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ था। बढ़िया एडजस्टमेंट, दोनों भी एक जैसे नहीं हुए थे, अलग अलग हुए थे। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 63 लाख। 63 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि 63 लाख जो दिख रहा था वो अंडर वैल्यूएशन है। ये आएगा 7 लाख। ये कितना आएगा दोस्त, 7 लाख। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला डन हो गया, उसका नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 2200 शेयर। पर ये शेयर कौन सी बात कर रहे हैं, वो लिस्टेड कंपनी के शेयर सेल किए। कितने, 2200 शेयर हमने सेल किए हैं। ओके, कितने में सेल किए हैं, प्रॉफिट ऑन सेल 297 बोला है। दी शेयर वेर सोल्ड ऑन नवंबर फॉर 220 पर शेयर। ठीक है, इसके लिए भी हमें कुछ बनाना पड़ेगा। अब सेल हुआ है 220 पर शेयर के हिसाब से। ओके, कैपिटल गेन में वापस आओ। लिस्टेड शेयर्स, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है बच्चा आपका, बताओ। क्या मैं कह सकता हूँ 2200 शेयर्स इंटू 220 पर शेयर, ये आता है आपका 4,84,000। अब एक और सुन, हाईएस्ट प्राइस एज ऑन दैट डे, फेयर मार्केट वैल्यू दी है आपकी 195, हमने एक्वायर किया था 85 में, एसटीटी पे हुआ है, मतलब आपका लेस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 112A बीइंग हायर ऑफ ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 85 इंटू 2200, ये आया 1,87,000, और बी लोअर ऑफ
पहला सेल कंसिडरेशन, याद है ना बेटा 112A? हाँ, ये भी याद नहीं आ रहा और एग्जाम सर पे हो तो राम राम। आइए, फास्ट ट्रैक चालू हो चुका है फॉर May 26। बहुत कुछ बदला है और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की थी अब तक तो इस पे थैंक यू कह देना। और अगर आपको प्रैक्टिस करके समझ में आ गया है कि भैया अब अपने बस की बात नहीं है, तो सर मैं क्या कर सकता हूं, आप बताओ। फेयर मार्केट वैल्यू 185 इंटू 2200, इसीलिए लाला, इसीलिए करना पड़ता है इन दोनों में से लोअर, इन दोनों में का हायर। यस, इन दोनों में का लोअर, इन दोनों में का हायर। क्या मैं कह सकता हूं 185 है ना? यस, 195 है। ओके 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 ओके, 195। सो जस्ट 2 मिनट्स, ये आया 2200 इंटू 195, ये 429 आया। तो 429 ही लोअर है, इधर आ गया 429। सो 484 माइनस 429, ये आ गया 55,000। चेक कर लो मालिक, ये आ गया 55,000। यस, तो आ जाओ इधर, 55,000 लिस्टेड शेयर्स के केस में चेक करो। यस मालिक, तो चलो ये भी एडजस्टमेंट डन हो गया। खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब, खतरनाक। हाँ, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 8 लाख रुपीस के, जो फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च अनपेड रहेगा डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक के। क्या करेंगे सर? सर अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर क्या हम लोगों ने इसको ऐड बैक करना चाहिए क्या? तो मैं आप सभी को बता दूं, आपने इसको छेड़ना ही नहीं चाहिए। सर क्यों नहीं छेड़ना चाहिए? छेड़ना आपने इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये एक्सपेंडिचर आपके 43B के अंदर में कवर ही नहीं होता। ये एक्सपेंडिचर आपके 43B के अंदर में कवर ही नहीं होता, तो आपको इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए। तो सर हम क्या करें? तो सर हम क्या करें, इस पॉइंट पे कुछ मत करिए, हाल फिलहाल में रोक दीजिए। लेकिन एक एडजस्टमेंट जो आप भूल गए, पेमेंट थ्रू बेरर चेक। एक बात याद करो, 40A3 का रेफरेंस अभी अभी हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा था कि कुछ पेमेंट हमने बियरर चेक से दिया है। कौन से पेमेंट बियरर चेक से दिए हैं? इधर देखो, मैं आपको बताता हूं। आपने 10 एम्प्लॉय का सैलरी जो है, जो कब ज्वाइन किए थे? जून में ज्वाइन किए थे, बराबर है, 15,000 पर मंथ के हिसाब से। इनकी सैलरी जो आपने दी है, राइट, ये बियरर चेक से दी है। तो अब बियरर चेक का तो पेमेंट अलाउड ही नहीं है, कैश और बियरर चेक को कैश ही माना जाता है। तो बेसिकली क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ₹15 लाख आपके एड बैक किए जाने चाहिए। 15,000 इंटू 10 मंथ्स इंटू 10 एम्प्लॉय, क्योंकि बेरर चेक का पेमेंट अलाउड ही नहीं है, वो क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। ऑल डन। क्रेडिट्स टू पीएनएल इंक्लूड डिविडेंड 520। अरे रुक जा, लेस करेंगे डिविडेंड कितना? 5,20,000। भूल न जाना दोस्त, भूल न जाना, एक और वर्किंग नोट जरूर बना के आना। IFOS कौन सा बेटा? डिविडेंड इनकम कितना बेटा? 5,20,000। ओके, नेक्स्ट क्या था आपका? 32 lakh received under an agreement in non-compete fees for not carrying out any business of a particular product। अब इधर देखो, नॉन कम्पीट फीस जो आपको रिसीव हुई है, ये पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे नॉन कम्पीट फीस जरूर डालनी पड़ेगी, डैश लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्सेबल ही है इन पीजीबीपी। कहाँ लिखा है, कैसी बातें कर रहे हो? सेक्शन 28 में लिखा है। तो सेक्शन 28 के हिसाब से तो ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
एडवांस रिसीव्ड 22 लाख ऑन द प्रपोज सेल लैंड फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन रिसीप्ट. ओए होए 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 होए. सिक्स्थ, फॉरफीचर ऑफ एडवांस कितना? 22 लाख रुपीस. जो फॉरफीचर हुआ है आफ्टर 2014 हुआ है उसे कहां टैक्सेबल करना पड़ेगा? IFOS. फॉरफीचर ऑफ एडवांस इधर 22 लाख रुपीस आएंगे. बेसिकली इसको मतलब ब्रैकेट में नहीं डालना है, अपन इधर ब्रैकेट में डाल रहे हैं, बट वो एक्चुअली इधर ही है. हाँ गजब भाई. यहां आपका एक और चीज लेस होना चाहिए. सर कौन सा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स. दोस्त, अनलिस्टेड शेयर्स जो तूने सेल किया इसमें तेरे को प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट 18 लाख रुपए, ये भी तो माइनस करने पड़ेंगे. सर कैसे? अनलिस्टेड शेयर्स जो है इसमें तेरे को 18 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है. डन. चेक कर लो. और कुछ बच रहा है क्या? यहां पे एक हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है रॉ मटेरियल से रिलेटेड. हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर रहे हैं रॉ मटेरियल से रिलेटेड, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस लॉस की है. तो यहां पे आओ. सेवेंथ, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर रॉ मटेरियल डैश. इसको कुछ नहीं करना पड़ता, अलाउड. आई थिंक सारे एडजस्टमेंट डन हो चुके हैं. क्लोजर करो चलो. क्लोजर. ₹1,43,00,000 एडिशन में आ रहा है, और लेस में कितना आ रहा है दोस्त? 5,40,000, 812, 500, 5,20,000, 22 लाख एंड 18 लाख. ये आ रहा है 9,372,500. तो आपका पीजीबीपी कितना आता है जरा देखना. पीजीबीपी बनता है आपका 930 लाख एड 1,43,00,000 लेस. तो आपका पीजीबीपी एक बार चेक करना कितना आ रहा है दोस्त. जल्दी से चेक करो. आपका पीजीबीपी एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लो. यहां पे हम लोगों को एक और चीज माइनस करनी चाहिए. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर माइनस किया क्या अपन लोगों ने? लिस्टेड शेयर भी सेल हुए थे ना. तो बेसिकली 20 माइनस 85, 297 और माइनस होंगे. लेस में एक 297 और माइनस होंगे. रुकना जरा, हम टोटल नहीं कर पाएंगे. 8, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर. सर ये कैसे निकाला आपने? देख दोस्त, अगर तू ध्यान देगा तो बुक्स में तेरे कितना प्रॉफिट दिख रहा होगा. तूने सेल कितने में किया? 220 पर शेयर में. बाय कितने में किया था? 85. तो 220 माइनस 85 इंटू 2200 शेयर्स. बुक्स में कितना प्रॉफिट दिख रहा होगा? बुक्स में कितना प्रॉफिट दिख रहा होगा? सो 2200, सॉरी 220 माइनस 85 इंटू 2200, यहाँ 297 और माइनस होना चाहिए. अब टोटल देखो. अच्छा, एक छोटा सा माइनर करेक्शन है, कैलकुलेशन करेक्शन नहीं है,
यहाँ पे ना 35 लाख रुपीज आना चाहिए डेप्रीसिएशन का, वो यहाँ पे लेस नहीं हुआ है, तो वो लेस कर दीजिए, तो इन तीनों का टोटल बनेगा 4852 500। हालांकि 4852 500 फिगर करेक्ट है, ये 35 लाख शायद फॉर्मेटिंग में इधर उधर रह गया, तो चेक कीजिए। डन। तो 9669500 आ रहा है क्या, जरा चेक करना लेस की फिगर। तो आपका पीजीबीपी कितना आता है, 930 लाख एड 1,43,00,000 लेस 9669500, आपका पीजीबीपी आता है 97630500। ये आ गया आपका फिगर पीजीबीपी। क्लोज करो चलो फटाफट, क्लोज करो। कैपिटल गेन आपका, इधर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इधर का 55, तो यहाँ का टोटल कैपिटल गेन कितना बन गया आपका 2951557 प्लस 55,000, ये बन गया आपका 3006557। आईएफओएस भी क्लोज करने लायक हो गया है, ये आ रहा है आपका 27,20,000। तो अब बन जाएगा आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना बन रहा है आपका, सबसे पहले आपका आया पीजीबीपी, दूसरा आया आपका आईएफओएस, तीसरा आया कैपिटल गेन। ठीक है, पीजीबीपी कितना आया 97630,500, आईएफओएस आया आपका 27,20,000 एंड आपका कैपिटल गेन आया 3006500। तो आपका टोटल इनकम कितना बन रहा है 10,33,57,000। एवरीबॉडी, इसमें से आप डिडक्शन माइनस करेंगे, अंडर सेक्शन 80 JJAA कितना आया था बेटा, वो 11,70,000 आया था। तो आपका टोटल इनकम बनेगा 10,21,000, सॉरी 10,21,87,000। डिंग 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 डिंग। तो हमारा आंसर आता है दोस्त 10,21,87,000। ऑब्वियसली उसमें कुछ ओहो, देखो 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 देखो, हमने कैपिटल गेन लिखते हुए गलत लिख दिया। इतना छोटा छोटा मिस्टेक होता है, समझ रहे हो आप बात को। 3,3,0,6,557, तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम 3,0,6,557 प्लस 2720 प्लस 97630,500, ये होता है 10,33,57,057। इसमें से 1170 माइनस किया, ये बनता है 10,21,87,057, जिसको राउंड ऑफ किया जाता है 10,21,87,060 पे 060। खत्म, बेहतरीन प्रॉब्लम। मतलब ये तो वो है ना जो कोर कोर एकदम नेक्स्ट लेवल कोर वाले क्वेश्चन है, यस और नो।
मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अगर माइंड हैंग हो गया होगा तो वीडियो को यहाँ पॉज कर देना और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेके आना और फिर इसके आगे के 2 क्वेश्चन हमको और लेने हैं बहुत अच्छे वाले, वो हम कवर करेंगे। यस और नो? राइट, चलो। हाँ जी सर, तो उम्मीद तो मैं ये कर रहा हूं कि अभी तक आप थके नहीं होंगे क्योंकि मंजिल बहुत पास में है। थक गए होंगे तो वीडियो को आपने रोक दिया होगा और उसके बाद अब आप ये आगे का देख रहे होंगे, है ना। जैसे कि मैंने बोला हमारे को सिर्फ कुछ अच्छे क्वेश्चन लेने, कुछ क्वेश्चन अपने को ऑडिट भी करने हैं, बराबर है कि नहीं। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप कहां आ जाएं, आप आ जाएं इधर नवंबर 23 के पास्ट पेपर के अंदर में, नवंबर 23 के पास्ट पेपर में। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ये एक क्वेश्चन के अंदर में जो मतलब जो एडजस्टमेंट है कुछ कॉमन है कुछ अच्छी है, तो इसको हम ऑडिट कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखना, ब्रीज डेंटल केयर प्राइवेट लिमिटेड, सबसे पहली बात कौन है भैया? कंपनी है, ठीक है, कंपनी है। क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है। हैविंग इट्स फैक्ट्री एट राजकोट गुजरात, टोटल प्रॉफिट दिख रहा है 79,50,000 का आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग। कुछ 9 आइटम देने के बाद और 4 एडजस्टमेंट देने के बाद और अदर आइटम्स वेयर इंस्टॉल्ड इन मार्च 25 लिखा है। टोटल टर्नओवर लिखा है कंपनी का 415 करोड़, मतलब 400 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। 400 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है मतलब ही आपका 30% का टैक्स रेट आना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी एंड दे हैव नॉट ऑप्टेड फॉर द न्यू स्कीम, और मैट भी इग्नोर करने बोला है, जिसका मतलब हमें ओल्ड स्कीम में रहना है, टैक्स रेट 30% रखना है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको पर्टिकुलर्स रुपीज बना देंगे, नेट प्रॉफिट बना के 79,50,000 रुपीज यहाँ पे लेके आ जाएंगे एवरीबॉडी। अब आपको तो पता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक चीज के ऊपर जाएंगे। सबसे पहली चीज डेप्रीसिएशन है आपका 85 लाख, राइट। नीचे जाइए, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स 32,50,000 है। क्या करना चाहिए? एडजस्टमेंट कॉमन है, पहले भी देख चुके हैं। डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। तो 85 लाख रुपीज हम लोग एड बैक करेंगे और लेस कितना करेंगे दोस्त? लेस करेंगे 32,50,000। ये एडजस्टमेंट पहले भी कर चुके हैं, इजी कॉमन, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अ ग्रॉस लॉस of amount 25 lakh due to destruction of old machine by fire in the factory. Though 780 was received as scrap value on this old machine, the insurance company did not admit the claim of company on the charge of negligence. अच्छा जी, क्या हुआ? हमारा को लॉस हुआ है 25 लाख रुपए का, हमारी मशीन क्या हो चुकी है? घुस चुकी है, बराबर है। ये ग्रॉस लॉस आपने क्या किया है? डेबिट किया है। कहां? पीएनएल को डेबिट किया है। पहली बात, मशीन का लॉस अगर आप पीएनएल को डेबिट कर देते हैं तो क्या ये अलाउड है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये लॉस आपका यहां आना ही नहीं चाहिए था। इसको जो एडजस्ट करना था आपने एक्चुअल कॉस्ट में एडजस्ट करना था। 25 लाख रुपीज को हमें क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। यहां पे आपको स्क्रैप वैल्यू भी मिली है मशीन की, स्क्रैप वैल्यू आपको यहां से क्या करनी पड़ेगी? लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने मशीन का लॉस पूरा का पूरा क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो आपने 780 यहां से क्या करना है? लेस कर देना है। ये सोनू मालिक, अच्छा एडजस्टमेंट, इसको स्टार मार्क कीजिए। नेक्स्ट आता है, इनकम टैक्स असेसमेंट वाज कंप्लीटेड इन सितंबर विद टैक्स डिमांड ऑफ 5,70,000 विद इंक्लूड अ सरचार्ज ऑफ 60,500 एंड सेस ऑफ 24,200। द एंटायर सम हैज बीन ड्यूली पेड। अब एंटायर सम आपने पेड किया, पर एक बात, सेक्शन 40A इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो आपका ये जो टोटल सम है 5,70,000 का, दिस नीड्स टू बी एडेड बैक। कौन से सेक्शन का रेफरेंस है? यहाँ पे सेक्शन का रेफरेंस है 40a का। यस और नो? यहाँ पे कौन से सेक्शन का रेफरेंस है? सेक्शन का रेफरेंस है 37 का, रीड विथ 43(1) का। ठीक है जी मालिक, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट, 3 एडजस्टमेंट पार कर लिए। चौथा, पावर सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू 13 लाख रुपीज। इट वॉज रिसीव्ड विद अ स्टिपुलेशन दैट सेम इज टू बी एडजस्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। द सब्सिडी रिसीव्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले आपको क्या मिली है? पावर सब्सिडी मिली है। पावर सब्सिडी कितने की मिली है बेटा? 13 लाख रुपीज की मिली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये 13 लाख रुपीज का जो सब्सिडी मिला है ये आपकी इनकम मानी जाती है क्या? द आंसर इज यस, ये आपकी इनकम मानी जाती है। अब उन्होंने क्या बोला? वो 23-24 में इंक्लूड नहीं किया था,
क्योंकि सब्सिडी ही कब रिसीव्ड हुई 24-25 में। तो मैं आपको बता दूं सब्सिडी जिस साल रिसीव होती है वो उस साल टैक्सेबल होती है, यस और नो। तो अब सब्सिडी आपको 24-25 में मिली है तो इस साल टैक्सेबल होगी, और क्योंकि टैक्सेबल होगी उन्होंने ऑलरेडी उसको क्या किया है, इनकम में कंसिडर किया है, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 24-25 में वो रिसीव हुई है, आपको कुछ लेस करने की जरूरत नहीं है, उसको यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया। क्लियर है? तो इसको भी स्टार मार्क कर दो, सब्सिडी वाला एडजस्टमेंट इसके पहले आपने कोई क्वेश्चन में नहीं पढ़ा, हालांकि है वो इजी बट स्टिल। इंटरेस्ट रिसीव 7,50,000 ऑन मार्जिन मनी डिपॉजिटेड विद बैंक फॉर ऑब्टेनिंग बैंक गारंटी टू कैरी ऑन बिजनेस इज इंक्लूडेड एज इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको भी स्टार मार्क कीजिए, ऐसा एडजस्टमेंट है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। देखिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव किस पे हुआ है, मार्जिन मनी, जो आपके पास एक्सेस मनी था वो आपने डिपॉजिट किया, किस चीज के लिए, बैंक गारंटी लेने के लिए एक्सेस मनी आपने डिपॉजिट किया, जो डिपॉजिट किया उसके ऊपर क्या आया, इंटरेस्ट आया। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो आपकी इनकम है, राइट, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या कंसिडर की जाती है, इनकम ही कंसिडर की जाती है। तो भाई साहब ये जो इंटरेस्ट है मार्जिन मनी गारंटी, बैंक गारंटी पे डिपॉजिट करने के लिए, ये आपका क्या माना जाता है, पीजीबीपी ही माना जाता है, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नील। अच्छा एडजस्टमेंट। Purchase price of raw material used for the purpose of in-house research 14 lakh including GST on which ITC is not admissible is debited to profit and loss account. Okay. सबसे पहले परचेज प्राइस है और काय के लिए यूज किया है बेटा, इन हाउस रिसर्च के लिए यूज किया है। तो सबसे पहले इन हाउस रिसर्च का जो डिडक्शन है वो मिल जाता है सेक्शन 35 के अंदर में। तो सेक्शन 35 के अंदर में इन हाउस रिसर्च अलाउड एज डिडक्शन, इसलिए कोई एडिशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका ब्रीज डेंटल केयर प्राइवेट लिमिटेड पेड 12 लाख टू जापा चाइना फॉर ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टीजमेंट, they have no PE in India and no taxes deducted. तो basically you have paid to NR on which TDS is not deducted. 40AI के तहत ये डिसअलाउ हो जाएगा। कौन सा सेक्शन, 40AI के तहत डिसअलाउ हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि आपने TDS नहीं किया। कितना डिसअलाउंस है, 100% डिसअलाउंस है। इजी एडजस्टमेंट, नथिंग टू बी डन। 12 लाख ऐड करने के अलावा कुछ नहीं करना। Dividend of 250,750 is received from foreign company in which Breeze has 28% share and expenses of 15,000 was spent on earning this income. Now सबसे पहली बात डिविडेंड इनकम है, यहाँ से लेस करेंगे और इसको कहाँ लेके जाएंगे, IFOS में लेके जाएंगे। तो IFOS की आपकी इनकम हो गई 250,750, यस और नो, ओनली डिविडेंड इनकम। तो यहाँ पे IFOS में क्या दिख रहा है बॉस, ओनली डिविडेंड इनकम दिख रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं मैं, डिविडेंड से एज ऑफ नाउ आपको एक ही डिडक्शन मिलता है और वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। ये जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है ही नहीं, उसका डिडक्शन आपको मिलने नहीं वाला है। क्लियर हो गई बात मालिक? नेक्स्ट, interest of 20 lakh rupees relating to financial year 24-25 which is settled by issuing a debenture of 8%। अच्छा अब देखो, बहुत प्यारा एडजस्टमेंट आपको मैं याद दिला दूं, कंसेप्ट है 43B से रिलेटेड। कहां का कंसेप्ट है, 43B से रिलेटेड। अब 43B क्या कहता था, इंटरेस्ट अगर एक्चुअली पे हुआ तो डिडक्शन मिलेगा, अगर आपने इंटरेस्ट की जगह डिबेंचर इशू कर दिए दैट इज लाइबिलिटी पोस्टपोन्ड, इट इज नॉट एक्चुअली पेड। और क्योंकि ये एक्चुअली पेड नहीं है तो आपके 20 लाख क्या हो जाएंगे, एड बैक हो जाएंगे। कौन से सेक्शन का रेफरेंस है, रेफरेंस है 43B का, कि कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू डिबेंचर इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। एट द सेम टाइम देखो, डिविडेंड कहां टैक्सेबल है, IFOS में, लेकिन इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस 15,000 क्या आपको IFOS में मिले थे क्या, नहीं, तो उसका एक्सपेंसेस PGBP में क्यों मिलेगा, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, राइट, नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो सेक्शन 37 में इसका डिसअलाउंस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ का बिजनेस एक्सपेंडिचर है ही नहीं। पॉइंट समझ में आया क्या सभी को? तो जिन जिन को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं ना, वही आपके लिए बहुत क्रूशियल एडजस्टमेंट है। अभी जब आपके पास टाइम कम है, आपने सिर्फ क्रूशियलिटी ऑफ एडजस्टमेंट्स को पढ़ करके बिंदास आगे बढ़ जाना चाहिए। यस और नो, राइट? ओके, इसके बाद अ न्यू एयर कंप्रेसर मशीन necessary for installing the main plant to keep air condition as per guideline or purchase and installed and put to use from May 24। अच्छा, आपने नया एयर कंप्रेसर मशीन परचेज किया। पॉइंट नंबर 1, क्या आपने इसको PNL में कहीं कंसिडर किया? द आंसर इज नो। तो आपको एयर कंप्रेसर मशीन को एड बैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसे एक्सपेंसेस ही नहीं माना।
लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। फुल मिलना चाहिए, हाफ मिलना चाहिए? फुल मिलना चाहिए, क्योंकि मई से इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले एयर कंप्रेसर जो है इसके ऊपर आपको मिलना चाहिए 15%, तो ये आया एयर कंप्रेसर पे 15%। यस और नो? एड बैक क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्सपेंसेस माना ही नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन का पार्ट है वो। क्लियर? नेक्स्ट, अनदर स्पेसिफाइड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट परचेज किया है। कब परचेज किया है? जून में। एक मिनट, क्योंकि एक्सपेंसेस नहीं माना, कंट्रोल इक्विपमेंट का कॉस्ट ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है, पर इससे रिलेटेड डिप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि भैया एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का जो डिप्रीसिएशन रेट है वो 40% है। यस, तो यहां पे इसके ऊपर फुल डिप्रीसिएशन 40%, असेट इज यूज्ड मोर देन 180 डेज, asset is used more than 180 days, ये भी हम लोगों ने क्या कर दिया? ऐड बैक कर दिया। नेक्स्ट, आइटम परचेज आफ्टर 30 अक्टूबर, मतलब इनके ऊपर जो डेप्रीसिएशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा दोस्त? हाफ मिलेगा। इनके ऊपर जो डेप्रीसिएशन मिलेगा दोस्त वो कैसा मिलेगा? हाफ। पहला, लॉरीज परचेज किया है कितने की? 95 लाख की। कौन सा गुड्स है बेटा? ट्रांसपोर्ट गुड्स है, तो 95 लाख के ऊपर 7.5% मिलना चाहिए, बिकॉज ये भी प्लांट एंड मशीनरी में कंसिडर होती है, तो यहां पे आपका 7.5%। मशीन इंपोर्ट किया है जर्मनी से 1,60,00,000 का, अराइव्ड एट कांडला पोर्ट इन मार्च एंड इंस्टॉल्ड इन अप्रैल 25। अब अप्रैल 25 में इंस्टॉल्ड हुआ है, इंस्टॉल अप्रैल 2025 के अंदर में हुआ है, मतलब पुट टू यूज अगले साल हुआ है। इस साल कोई डेप्रीसिएशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल ही नहीं किया। वेरी गुड एडजस्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डेप्रीसिएशन एवरीबॉडी। अच्छा, अब हमें कुछ और बातें याद रखना है। पहली बात, क्या हम 115 BAA ऑप्ट कर रहे हैं क्या? द आंसर इज नो। हम कहाँ हैं? ओल्ड स्कीम, ठीक है। दूसरा, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं क्या? द आंसर इज यस, हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक डेप्रीसिएशन के अलावा एडिशनल डेप्रीसिएशन भी देना पड़ेगा? यस, एडिशनल डेप्रीसिएशन आपके 20% रहेंगे, बिकॉज द असेट इज यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज, तो यहाँ पे आपके एडिशनल डेप्रीसिएशन भी आ जाएंगे। यस और नो मालिक? तो अकॉर्डिंगली आपके पीजीबीपी के सारे एडजस्टमेंट डन हुए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप ऐड करेंगे, आपका टोटल इनकम निकल जाएगा 1,39,95,500। जिन चीजों को मैंने स्टार मार्क किया है इनके एडजस्टमेंट एक अच्छे एडजस्टमेंट है, बाकी तो अब तो नॉर्मल है, बिल्कुल कुछ ऐसा अलग वाली बात नहीं है। यस, इसके ऊपर 30% क्यों लगाया हम लोगों ने? क्योंकि हमारा टर्नओवर ऑलरेडी 400 करोड़ के ऊपर था। 7% हम लोगों ने सरचार्ज लगाया है एंड 4% सेस लगाया है। गेम ओवर एवरीबॉडी। यस, चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। May 17 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, May 17 का क्वेश्चन। ये May 17 का भी जो क्वेश्चन है इसमें के सिर्फ फ्यू एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बाकी सब नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तो दिस कैन ऑल्सो बी ऑडिटेड, दिस कैन ऑल्सो बी ऑडिटेड, राइट। चलो सुनो, प्रीतम मोटर्स लिमिटेड काय में एंगेज है? मैन्युफैक्चरिंग। तो एसएससी पहले कौन है? कंपनी क्या कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, राइट। नेट प्रॉफिट दिया है 150 लाख रुपीस का और टर्नओवर दिया है 5000 लाख का। यस, टर्नओवर क्यों दिया होगा? टैक्स रेट डिटरमाइन करने के लिए। 150 लाख का, सीधा बाजू कचरा हटा करके टोटल इनकम हमें कंप्यूट करनी है, मैट को कर देना है इग्नोर, बीएए को इग्नोर कर देना है। मतलब हम कहां चले गए? ओल्ड स्कीम के अंदर में चले गए। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, पर्टिकुलर्स डालेंगे, रुपीज डालेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? 150 लाख, मतलब 1,50,00,000। क्लियर? तो यहां पे आ गया आपका नेट प्रॉफिट 1,50,00,000 रुपीज। अब एक एक चीज को देखते हैं। पहला, वन टाइम लाइसेंस फीस दिया है 20 लाख रुपीस का। ये एडजस्टमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो तो। यस और नो? वन टाइम लाइसेंस फीस दिया है आपको, और ये वन टाइम लाइसेंस फीस जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 20 लाख रुपीस क्या करेंगे दोस्त? ऐड बैक करेंगे। अच्छा, ये 20 लाख ऐड बैक अगर आप करोगे तो इस पे डेप्रीसिएशन भी मिलेगा लाइसेंस के ऊपर, हाँ या हाँ? तो बेसिकली यहां पे अगर आप देखोगे तो जो कॉस्ट लिया है वो ऑलरेडी 5 लाख का डेप्रीसिएशन माइनस करके लिया है, और क्योंकि लाइसेंस एक इनटेंजिबल एसेट होता है तो 25% आपका डेप्रीसिएशन के हिसाब से आता है 5 लाख, तो आपका नेट 15 लाख को क्या कर दिया? ऐड बैक। पॉइंट समझ में आया सभी को? ये भी कर सकते हो, अल्टरनेटिवली 20 ऐड करो और 5 लेस करो, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक। ओके, नेक्स्ट, dividend of 12 lakh received from foreign company for which company holds 32%, 50,000 was expended on earning this income। एकदम बिल्कुल अब भी हमने किया था।
यहां पे जो एक्सपेंसेस ऑन अर्निंग डिविडेंड है ये 50,000 ऐड बैक होंगे। क्यों ऐड बैक होंगे? नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो यहां पे पहले 50,000 आपको क्या करने पड़ेंगे दोस्त? ऐड बैक करने पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। और नीचे आपकी जो इनकम है उसको क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड इनकम लेस करना पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं है? और अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो? 12 लाख आपको लेस करना है, 50,000 ऐड करना है, तो सीधा 1150 ही लेस कर दो, बात तो वही होने वाली है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, 50,000 ऐड, 12 लाख लेस, अल्टरनेटिवली 1150 लेस। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है? सीधा 1150 लेस कर दिया, क्योंकि जो डिविडेंड है उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। दैट्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। पॉइंट समझ में आया? बात वही है, हम क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एडजस्टमेंट हमने पहले भी देख चुके हैं। तीसरा एडजस्टमेंट, 6 लाख पेड टुवर्ड्स द फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्टेड for technological advancement relating to existing business. The project was abandoned without creating new asset. ओ हो। सबसे पहली बात, अगर आपको ये याद हो तो ये एडजस्टमेंट भी हम लोग कर चुके हैं। हमने एक नए बिजनेस में अगर पैसा डाला और वो एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है, किस बिजनेस से? एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है, तो अलाउड है। यही अगर न्यू बिजनेस होता तो डिसअलाउ हो जाता, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये देखो, यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अबेंडन भले ही हो गया, लेकिन अगर ये एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है तो ये क्या है बेटा? अलाउड है। ये क्या है बेटा? अलाउड है। ओके, नेक्स्ट, पेमेंट टू रेलवेज फॉर यूज ऑफ इट्स असेट, द पेमेंट इज लाइकली टू बी मेड इन डिसंबर। नाउ आपके लिए कौन सा रेफरेंस का सेक्शन है? रेफरेंस का सेक्शन है 43B। सेक्शन 43B कहता है पेमेंट टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ इट्स एसेट रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पे करना था, और अगर ये रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पे नहीं किया तो इसे क्या किया जाता है? डिसअलाउ। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, 2 लाख ऐड बैक कर देने हैं। रेफरेंस आएगा 43B का। रेफरेंस किसका आएगा दोस्त? रेफरेंस आएगा आपका 43B का। 43B का रेफरेंस आ गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ सोशल एंड साइंटिफिक रिसर्च। सोशल एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने क्या किया है? खर्चा किया है। अब क्योंकि आपने सोशल एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा किया है, अलाउड एज डिडक्शन। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नील, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। तो यहां आ गए, नील का कैलकुलेशन में आप आ गए। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन चार्ज टू पीएनएल इज 20 लाख रुपीज, और नीचे आके दिख रहा है नॉर्मल डेप्रीसिएशन 22 लाख रुपीज। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक 20 लाख को ऐड बैक करो और 22 लाख को लेस करो, या तो सीधा सीधा 2 लाख को क्या कर दो? लेस कर दो। एवरीबॉडी, जो सिर्फ डेप्रीसिएशन से रिलेटेड है वो। अब हमने क्या करना है? इधर देखो, यहाँ पे डेप्रीसिएशन इन द बुक्स 20 लाख को अगर हमने ऐड बैक किया है तो कहीं ना कहीं हम लोग लेस के अंदर में डेप्रीसिएशन को कंसिडर करेंगे। अब ये डेप्रीसिएशन कितना था? 22 लाख। अब इसमें और भी कुछ एडजस्टमेंट है, वो अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, additional depreciation on plant and machinery imported and installed in December 24 has not been considered while computing depreciation. The company is not eligible for deduction under section 35AD. ओके, कंपनी का टर्नओवर 460 करोड़ है, ये तो हमारे को सिर्फ टैक्स रेट के लिए दिया हुआ है। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना क्या कहा है इन्होंने, इधर सुनना। सर, ये जो एडिशनल डेप्रीसिएशन का पॉइंट है, इन्होंने क्या कहा है कि भैया एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है वो हम लोगों ने क्या नहीं किया है? कंसिडर नहीं किया है। राइट, ये मशीन कब लाई थी? दिसंबर 24 के अंदर में लेके आई थी, जिसपे 35AD का डिडक्शन नहीं मिला। तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा वो मशीन जो हम लोगों ने लेके आई है, बराबर। तो जो मशीनरी इंपोर्ट हुई है, इंपोर्ट वाली मशीनरी कितने की थी एक बार चेक करना। इंपोर्टेड मशीनरी कितने की थी? 90 लाख रुपीस की थी क्या? बराबर है। इसमें से 3 लाख रुपीस प्रॉफिट हुए थे, मतलब 90 लाख माइनस 3 लाख आया 87 लाख रुपीस। ये प्रॉफिट हुआ था हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट का। तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट बनी होगी 87 लाख। 87 लाख का 10% और लेस करेंगे, 8,70,000।
बढ़िया एडजस्टमेंट, इसको स्टार मार्क करो, बढ़िया एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयड 100 न्यू वर्कर इन द फैक्ट्री, 15% of the existing workforce and on the last date during the earlier year it paid 15 lakh as additional wages, workmen were employed since May 24। कहाँ से रिलेटेड है भैया? 80JJAA से रिलेटेड है। ओके, कितने एम्प्लॉय किए हैं? 100 न्यू वर्कमैन एम्प्लॉयड किए हैं। ओके, कहाँ की बात चल रही है? 80JJAA की बात चल रही है। नीचे आ जाओ। अगर आप ध्यान देंगे तो हमने क्या किया है? हमने किया है भैया न्यू वर्कमैन ऐड, बराबर है, एडिशनल एम्प्लॉय हमने रखा, 15 लाख रुपए इनको सैलरी दी। वो 15% क्या है? कुछ नहीं, वो सिर्फ ये बता रहा है कि 15 एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स के 15% न्यू एम्प्लॉय रखे, पर हमने वेजेस कितने दिए? 15 लाख, इसका 30% 4,50,000 रुपीज 80JJAA में आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 20 लाख। पहली बात तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दिया है, कितना दिया है? 20 लाख रुपीस दिया है। पहले पीजीबीपी से लेस करेंगे, तो पीजीबीपी से लेस कर दिया हम लोगों ने कितना? 20 लाख रुपीस, क्योंकि ये कहाँ जाना चाहिए? कैपिटल गेन में जाना चाहिए। फिर आना चाहिए वर्किंग नोट कैपिटल गेन का बनाने के लिए। अब जरा ध्यान से सुनना, कैपिटल गेन में प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है 20 लाख, पर ये लैंड कितने में खरीदी थी? वो यहाँ लिखा है, लैंड इज सोल्ड फॉर 70 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 60 लाख। तो आपको तो पता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, तो कंसिडरेशन ले लेते हैं 70 लाख। तो कैपिटल गेन निकालने के लिए आएंगे 70 लाख रुपीस, इसमें से कॉस्ट है 50 लाख रुपीस और यहाँ आ गया आपका 20 लाख रुपीस। यस और नो? यहाँ पे कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट आएगा, यहाँ पे वर्ड सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट रखा है, हालांकि वो कॉन्सेप्ट नहीं है। डन? तो ये देखो सारी नोट कंप्लीट हो गई। आखिरी में आता है आपका प्रोविजन फॉर वारंटी इज मेड फॉर ऑल व्हीकल्स सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट, स्टार मार्क, बढ़िया एडजस्टमेंट। सुनना, प्रोविजन फॉर वारंटी इज मेड फॉर ऑल व्हीकल्स सोल्ड ऑन साइंटिफिक एंड रिलायबल बेसिस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ सम स्पेयर पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। द स्टैटिस्टिकल डेटा इंडिकेट दैट विदाउट सच वारंटी नो कस्टमर इज प्रिपेयर्ड टू बाय। तो जो आपने प्रोविजन फॉर वारंटी बनाई है, जो आपने क्या बनाई है दोस्त? प्रोविजन फॉर वारंटी बनाई है, इज दैट कंसिडर्ड ओनली? द आंसर इज यस, उसको तो कंसिडर करना पड़ता है प्रोविजन फॉर वारंटी, क्योंकि उसके बगैर आपका क्या नहीं होने वाला? कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं वाला। इसके साथ साथ आपको हेजिंग का गेन हुआ है, हेजिंग का गेन हुआ है तो आपको 3 लाख लेस करना है, क्योंकि आपने उसको क्या किया है? कॉस्ट में एडजस्ट किया है। तो हेडिंग गेन यहाँ पे 3 लाख रुपीज क्या कर देंगे अपन? लेस कर देंगे। आपने जो वारंटी दिया है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मालिक? राइट? अच्छा जी, यहां आपने कुछ लीगल फीस दिया है 3 लाख रुपीज। लीगल फीस जो आप पे कर रहे हैं फॉर डिफेंडिंग द टाइटल अलाउड एज डिडक्शन, कोई बात नहीं है। पेमेंट ऑफ 18,000 एंड 12,000 बाय कैश बाय 2 सेपरेट वाउचर टू कॉन्ट्रैक्टर। भैया 18 + 12 आपका 30,000 एड बैक होना चाहिए, 40A3 का रेफरेंस आना चाहिए एवरीबॉडी। साथ साथ में अब एक लास्ट पेमेंट आपका बाकी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक 90 लाख एंड 68 लाख एंड दे आर ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो आप एक काम करो ना भैया, ओवर वैल्यूएशन जितना भी हुआ है डिफरेंस, क्योंकि दोनों एक साथ ओवर वैल्यू हुए, तो 22 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 2 लाख रुपीज नीड्स टू बी एडेड बैक। यस, ये भी हम पहले कर चुके हैं। यानी ऑल इन ऑल इस क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या एडजस्टमेंट है? एक बड़ा एडजस्टमेंट 10th पे दिया है, एक बड़ा एडजस्टमेंट किस पे दिया है? 13th पे दिया है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल आपने पहले भी कर रखी है उन क्वेश्चंस के अंदर में, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी डन है मालिक? यस। तो मालिक आप देख सकते हो इन टोटल 19 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन मतलब मोर देन हम लोगों ने सफिशिएंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। मैं इसके अलावा आपको बोल रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन और देख के जाना, राइट? मतलब ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने देख करके जाना कंफर्म, जिसमें से एक मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, ये जो आरटीपी May 24 का क्वेश्चन है ना, ये कंफर्म देख करके जाना। ये बेस्ड है रूल 115F पे, बराबर है? रूल 115F के ऊपर ये बेस्ड है, जहां पे आपको फॉरेन करेंसी का रेट क्या लेना है, राइट? रूल 115 एंड 115F पे बेस्ड है कि फॉरेन करेंसी का रेट क्या लेना है। अब दोस्तों मैं आपको एक मजे वाली बात बताऊं, मजे वाली बात ये है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना,
आप अगर रूल 115 ओपन करोगे और 115F ओपन करोगे ना, आपके पूरे मॉड्यूल में नहीं है, मॉड्यूल के नीचे ना एक एनेक्स्चर है, एनेक्स्चर के अंदर में आपको ये रूल दिया है और इसके ऊपर क्वेश्चन आरटीपी May 24 के अंदर में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपसे वादा किया था कि भैया हम लोग टोटल इनकम के क्वेश्चन लेंगे और ओटीएम की बेस्ट एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे, यहां हमने हमारा ये वादा कंप्लीट कर दिया है। मैंने आपका आरटीपी रिवीजन मैंने आपका अमेंडमेंट डाल दिया है। 3 अमेंडमेंट का लेक्चर है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कंफर्म देख करके जाना। मैंने एबीसी एनालिसिस डाल दिया है जनवरी 26 के लिए, कंफर्म देख करके जाना। मैंने आपका 1.5 डे स्ट्रैटेजी डाल दिया है, वो भी देख करके चले जाना। तो जुडिशियल अपडेट हो गया भाई साहब, ओटीएम सीरीज कंप्लीट हो गया भाई साहब। इसके बाद में आपका ऑडियो रिवीजन जिनने रेगुलर और फास्ट ट्रैक लिया है वो भी कंप्लीट हो गया भाई साहब। इसके बाद में आपका स्टैच्यूटरी अपडेट एंड जुडिशियल अपडेट का भी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो स्टैच्यूटरी अपडेट और जुडिशियल अपडेट वाला भी वीडियो देख लो, आपका काम कंप्लीट। मैंने जितने वादे किए थे आपके एग्जाम जनवरी 26 से पहले, ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, जस्ट इन केस आप जनवरी 26 नहीं दे रहे होंगे और आप May 26 दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका फाइनेंस एक्ट बदल चुका है और बहुत सारे चेंजेस है, यस और नो। ऐसे केस में हमारा फास्ट ट्रैक और रेगुलर दोनों भी अवेलेबल है, जिसमें ठीक इसी तरीके से हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है और चार्ट रिवीजन ये वो सब कुछ करवाया हुआ है। चार्ट रिवीजन से याद आया, अगर आप जनवरी 26 दे रहे हैं तो पूरा चार्ट रिवीजन भी मैंने अपडेट करके रखा है। अब मैंने एज अ टीचर आपको सब कुछ दे दिया, आप सिर्फ क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, यस और नो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज अपने दोस्तों को भेजिएगा, और अगर आपको कुछ कहना है, कुछ दिल की बातें करनी है तो जरूर नीचे डाल दीजिएगा। खैर, मैं आज शाम में इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूं कि वो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो सीए फाइनल में आपको करके ही जाने चाहिए, तो ये एक बार आपने जरूर देख लेना। मेरा इंस्टाग्राम का नाम है CA विजय सारडा। क्लियर है मालिक? बाय, थैंक यू, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मी, एंड आई थिंक यू ऑल आर डन। टेक केयर।